Hello friends, welcome to Sukoshal Academy of Commerce. Friends, I am Kavita and today we will discuss on the goods and service tax यानी कि GST. फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट लेक्चर GST का पहले कर लिया था. आज हम सेकंड लेक्चर करेंगे. अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले वो देख लीजिए. तो आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडर जीएसटी और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है. नेक्स्ट, मॉडल ऑफ जीएसटी इन इंडिया, फिर जीएसटी काउंसिल और फंक्शंस ऑफ जीएसटी काउंसिल, और फिर जो प्री जीएसटी रेजिम में था, इनडायरेक्ट टैक्स था, जो प्री जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे उनमें क्या शॉर्ट कमिंग्स थी जो कि जीएसटी के आने के बाद रिमूव हो गई. तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कि गुड्स और सर्विसेज को कैसे हम क्लासिफाई करते हैं जीएसटी में. तो जीएसटी में गुड्स के लिए हम कोड देते हैं जिसको हम बोलते हैं HSN. तो HSN कोड है जो वो गुड्स के लिए दिया जाता है और सर्विसेज के लिए SAC कोड दिया जाता है. गुड्स के लिए HSN यानी कि हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, और सर्विसेज के लिए सर्विस अकाउंटिंग कोड्स. ये कोड्स दिए जाते हैं सर्विसेज को. जैसे कि गुड्स को अगर 2 डिजिट कोड दिया जाता है, अगर टर्नओवर जो है टैक्स पेयर का टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ से तो ज़्यादा हो और 5 करोड़ से कम हो, तब उसे 2 डिजिट कोड देना कंपलसरी होता है अपने गुड्स को, और वो 2 डिजिट कोड कौन सा, HSN. और अगर टर्नओवर टैक्स पेयर का 5 करोड़ रुपीज से ज़्यादा है तो उसे 4 डिजिट कोड देना होता है. ऐसे ही सर्विसेज के केस में होता है. और जो अगर टैक्स पेयर की जो टर्नओवर है अगर वो 1.5 करोड़ से कम है तो किसी कोड की कोई ज़रूरत नहीं होती. अब जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो क्या होता है. इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है कि अगर जैसे कि जो टैक्स पेयर है, जीएसटी पेयर है अगर कोई, तो उसने जैसे कि सेल की तो सेल के ऊपर भी उसने टैक्स दिया, लेकिन उसने परचेज की तब उस आइटम के ऊपर भी टैक्स दिया होगा, और उस परचेज का ही फिर इनपुट परचेज करके आउटपुट सेल कर दिया, तो इनपुट के ऊपर भी टैक्स लगा पहले, फिर आउटपुट के ऊपर भी. लेकिन जीएसटी में जो उसने इनपुट के ऊपर टैक्स पे किया था वो उसके आउटपुट में से जो टैक्स पे किया, अब आउटपुट पे जो टैक्स पे होगा उसमें से वो माइनस हो जाएगा. इसे ही हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट. यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन्स रिड्यूसिंग द टैक्स पेड ऑन इनपुट्स फ्रॉम द टैक्सेस टू बी पेड ऑन आउटपुट्स. यानी कि सेल के ऊपर जो टैक्स पे किया है उसमें से हम जो परचेज के ऊपर टैक्स पे किया था उसको माइनस कर देंगे. जैसे कि ऐसे लगा लीजिए, जैसे 10,000 रुपीज है, अगर 10,000 रुपीज की कोई रॉ मटेरियल परचेज किया तब उसके ऊपर 1,000 का टैक्स पे किया, ठीक है. फिर उस 10,000 का ही हमने आउटपुट बना के बेच दिया, तो तब वो 15,000 का बेचा, तब उसके ऊपर पे किया 1,500, ठीक है. तो 1,000 तो पहले से पे कर चुका है 10% के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 15,000 था, उसके ऊपर 1,500 पे नहीं करेगा. वो 1,500 में से उसको 1,000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा. जिसने इनपुट्स के ऊपर टैक्स दिया था उसका क्रेडिट मिल जाएगा, यानी कि उसको सिर्फ 500 ही पे करने पड़ेंगे. इसी को हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट. लेकिन जो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट है ये सभी के लिए, जैसे कि हमने देखा ना, जीएसटी जो है वो 3 तरह से इम्प्लीमेंट होता है. एक तो सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल सीजीएसटी, एक स्टेट सीजीएसटी, और है इंटीग्रेटेड जीएसटी. तो जो सीजीएसटी है उस इनपुट सीजीएसटी को हम कहाँ यूज कर सकते हैं. एक तो आउटपुट सीजीएसटी यानी कि आउटपुट सीजीएसटी जो हमारा बना है उसमें से हम जो इनपुट सीजीएसटी हम पे कर चुके हैं उसको माइनस कर सकते हैं. दूसरा आउटपुट आईजीएसटी जो है, इंटीग्रेटेड जीएसटी और सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी, इन दोनों के आउटपुट में से हम सेंट्रल जीएसटी के इनपुट को माइनस कर सकते हैं, ठीक है. और ऐसे ही एसजीएसटी इनपुट को हम एसजीएसटी आउटपुट और आईजीएसटी आउटपुट में यूज कर सकते हैं.
लेकिन जो IGST है उसको हम तीनों में यूज कर सकते हैं, IGST में भी, CGST में भी और SGST में भी, लेकिन ये दोनों आपस में यूज नहीं हो सकते। यानी कि इनपुट CGST को हम आउटपुट SGST के लिए यूज नहीं कर सकते और इनपुट SGST को हम आउटपुट CGST के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन IGST इनपुट को हम तीनों के लिए यूज कर सकते हैं। अब है हमारा मॉडल ऑफ GST। इंडिया में कौन सा मॉडल ऑफ GST फॉलो किया हमने? ड्यूअल GST मॉडल जो है हमारी गवर्नमेंट ने फॉलो किया हुआ है। वैसे बहुत सारी कंट्रीज में यूनिफाइड GST रेजिमे है। यूनिफाइड GST रेजिमे का क्या मतलब है कि सिर्फ सेंटर गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है टैक्सीज, लेकिन इंडिया में क्योंकि फेडरल सिस्टम है, हमने हमारी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि फेडरल सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे दोनों गवर्नमेंट हो का कॉम्बिनेशन हो, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो और उतना ही रोल स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है, तो इसे ही हम बोलते हैं फेडरल सिस्टम। तो इसी वजह से, इस फेडरल सिस्टम की वजह से ही हमने ड्यूअल GST को फॉलो किया हुआ है, यानी कि स्टेट GST और सेंट्रल GST। जैसे कि ये देखो कि 18% मान लो, 18% अगर GST का रेट है किसी भी गुड्स पे, तो उस 18% का 9% जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा और 9% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। इसे ही हम बोलते हैं ड्यूअल GST मॉडल, ठीक है। अब GST काउंसिल क्या है? GST काउंसिल जो है वो कंस्टिट्यूट हुई थी 15 सितंबर 2016 को अंडर द आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है वो चेयरपर्सन होते हैं इस GST काउंसिल में, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट अफेयर ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस और मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेस और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट जो इसके मेंबर होते हैं। यानी कि एक तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, वो तो चेयरपर्सन ही होते हैं, और जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट अफेयर्स और रेवेन्यू की, यानी कि जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं यूनियन मिनिस्ट्री में ही, वो भी इसके मेंबर होते हैं। और एक सभी स्टेट से कोई मिनिस्टर, या तो वो फाइनेंस या टैक्सेशन ऑफिसर होगा, टैक्सेशन मिनिस्टर होगा सॉरी, या फिर कोई अदर मिनिस्टर जो भी स्टेट नॉमिनेट करते हैं, वो भी इस GST काउंसिल का मेंबर होता है। अब ये GST काउंसिल काम क्या करती है? ये रिकमेंडेशन देती है इम्पोर्टेंट इश्यूज पे, लाइक टैक्स रेट्स क्या होंगे और एग्जम्पशंस क्या कैसे देंगे GST में, लिमिट्स क्या होगी, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एक्सेट्रा, जो GST से रिलेटेड फंक्शंस हैं वो GST काउंसिल करती है। यानी कि किन गुड्स को हम GST के रेजिमे के अंदर लेके आएंगे, किन को नहीं लेके आएंगे, टैक्स रेट अगर चेंज करनी है तो कैसे करेंगे, किन गुड्स के ऊपर कितने। हम देखते रहते हैं ना कि गुड्स के ऊपर, जैसे कि स्टार्टिंग में जब GST आया था तब बहुत ज़्यादा रेट्स थे, अब धीरे धीरे करके बहुत सारी गुड्स जो हैं वो 5% वाले कैटेगरी में लेके आ रहे। तो ये डिसीजंस कौन लेते हैं? जो GST काउंसिल के मेंबर्स हैं वो लेते हैं। और जो ये GST काउंसिल जो डिसीजन लेती है, वो कब वो डिसीजन माना जाता है, मतलब कि वो मान्य कब होता है, कब हम उसको फॉलो कर इम्प्लीमेंट करते हैं उस डिसीजन को? अगर वो डिसीजन हैज बीन टेकन बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स ऑफ द प्रेजेंटेड मेंबर्स। यानी कि GST काउंसिल में जितने मेंबर प्रेजेंट हैं उनका 3/4 मेजोरिटी के वोट उसके फेवर में होंगे उस डिसीजन के, तभी हम वो डिसीजन इम्प्लीमेंट करेंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग से 1/3 मेंबर होने चाहिए जो टोटल मेंबर्स हैं उनमें से, और सभी स्टेट्स के मिला के 2/3 मेंबर्स होने चाहिए, और वेटेड वोट सभी के 3/4 होने चाहिए उसके फेवर में, तभी वो डिसीजन जो है कोई भी इम्प्लीमेंट होता है। अब ये कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं जो प्री GST रेजिमे में थी, जो कि GST के आने से रिमूव हो गई। कौन सी है? एक तो है कॉम्प्लेक्सिटी इन डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन। देखो कई बार जब कोई ऐसे नेचर की ट्रांजैक्शन है जिसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों का रोल है, जैसे कि रेस्टोरेंट में गुड्स भी हैं और सर्विसेज भी हैं, तो
इस जो प्री जीएसटी रेजिमे था उसमें इनके लिए कोई अलग से डिफाइन नहीं था कि गुड्स के ऊपर कैसे टैक्सेस लगेंगे, सर्विसेज के ऊपर कैसे, तो डबल टैक्सेशन हो जाता था, यानी कि गुड्स के ऊपर भी अलग से और सर्विसेज के ऊपर भी अलग से। लेकिन जीएसटी में ऐसा नहीं है, इसमें दोनों को कंबाइन करके उनके ऊपर फिर टैक्स लगाया जाता है। तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी खत्म हो गई। नेक्स्ट कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता था कि जैसे कि हमने पढ़ा ना कि इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है जीएसटी में, लेकिन इससे पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि बहुत सारे टैक्सेज ऐसे थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग से थे और स्टेट गवर्नमेंट के अलग से थे। अब परचेज किया कोई भी आइटम इनपुट पे, यानी कि टैक्स लग गया कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का, और फिर जब वो सेल हुआ तब उसके ऊपर लगा स्टेट गवर्नमेंट का, तो स्टेट लेवल टैक्स है उसमें से सेंट्रल लेवल टैक्स के कोई जो क्रेडिट है वो नहीं मिलता था। तो इसलिए डबल टैक्सेशन हो जाता था ना, कि परचेज किया उस आइटम के ऊपर टैक्स पहले से पे कर दिया, जैसे हमने वो एग्जांपल लिया था 10,000 वाला, यानी कि 1,000 पहले से पे कर चुके, फिर अगर 1,500 पे कर रहे हैं तो वो 1,000 तो पहले से पे कर चुके, फिर भी डबल टैक्सेस है। तो ये जो कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं इसको, ये भी जीएसटी आने से रिमूव हो गया। नेक्स्ट नैरो टैक्स बेस, क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी थी तो इस वजह से भी, और जो टैक्स पेयर थे उनकी परसेंटेज हमारी पॉपुलेशन के कंपैरिजन बहुत ही कम थी, लेकिन जीएसटी आने से टैक्स पेयर्स की जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो है ही कि नंबर ऑफ टैक्सेस थे, हमने पढ़ा था पिछले हमारे लेक्चर में, हमने डिस्कस भी किया था कि 17 टैक्सेस थे जो जीएसटी के अंदर सबसम कर दिए गए। तो अब 17 टैक्सेस के लिए अलग से 17 ही ऑफिस में जाना पड़ेगा, अलग अलग टैक्स पे करने के लिए अलग अलग ऑफिस में, फिर उनके लिए अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, अलग से फाइलें तैयार करना। तो ये सब कॉम्प्लेक्सिटी ही थी टैक्स पेयर के लिए, जो कि जीएसटी आने से रिमूव हो गई। अब सीधा एक ऑफिस में जाओ। अगर ये भी होता था कि जैसे कि कोई एक सीए है, वो वैट के ऊपर काम करता है, एक्साइज ड्यूटी के लिए काम नहीं करता, तो पर अलग से एक सीए एक्साइज ड्यूटी के लिए हायर करो, एक सीए वैट के लिए हायर करो। तो ये सारी जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो सारी रिमूव हो गई जीएसटी आने से, और बहुत ही इजी हो गया। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी प्रमोट किया गया जीएसटी आने से, क्योंकि इजी हो गया ना सब कुछ, जीएसटी का रिटर्न भरना वगैरह वगैरह सारी चीजें। ठीक है फ्रेंड्स, यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको कोई किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। थैंक